नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों को लेकर। साथ ही साथ हम बातचीत करते हैं आपके छोटे छोटे जो एक ग्रीवियंसेस होते हैं या फिर जो दुविधाएं होती हैं जिनसे आप अपनी प्लानिंग को और बेहतर कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को और सुचारू बना सकते हैं और एक ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न एक अच्छी अवधि में कमा सकते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ मौजूद रहते हैं आपके पोर्टफोलियो को बेटर करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए और अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हमसे चर्चा करने के लिए। और आज भी हमारे साथ कुछ जानकार मौजूद रहेंगे, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अलग अलग माध्यम देख ही पा रहे हैं जिसके ज़रिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बेच सकते हैं। यानी कि आप फेसबुक और एक्स जो कि ट्विटर है उसके ज़रिए आप जुड़ सकते हैं। आस्क अबाज योर मनी हमारा हैशटैग है। ईमेल के जरिए यानी कि yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है, इसके जरिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं। और 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर भी आप सवाल भेज सकते हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे जानकारों से बातचीत कर सकते हैं। आज हमसे बातचीत करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज़ के ऑनलाइन बिजनेस के हेड समीर शाह सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर भी और साथ साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर भी। इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है हमने टर्म इंश्योरेंस। आपको लगेगा आमतौर पर की भाषा में कि टर्म इंश्योरेंस तो एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, हर आदमी जानता है कि टर्म इंश्योरेंस के बारे में होता क्या है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं शुरू करता हूं, जिसके बाद हम समीर जी से बातचीत करेंगे। आमतौर पे टर्म इंश्योरेंस को लेकर कई सारी धारणाएं बनी हुई हैं। धारणा ये है कि इस इंश्योरेंस से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये इंश्योरेंस आपको किसी गति दुर्गति के बाद ही आपको मिलेगा। आमतौर पर इसका कोई बेनिफिट नहीं दिखता है, पहला। दूसरा, अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो ऐसा इंश्योरेंस क्यों ना लिया जाए जिसमें आपको मैच्योरिटी में रिटर्न भी मिले और इन केस ऑफ मिस हैपनिंग भी पैसा मिले, तो लोग उससे क्लब कर लेते हैं। फिर वहाँ टर्म आता है यूलिप, जिसका नाम भी बदला गया है। तो ऐसे ऐसे करके फिर आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की जो रेखा है उसको लांग के आप इंश्योरेंस से पलटकर इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए आज इन सभी धारणाओं को दूर करने के लिए हमने समीर सर से रिक्वेस्ट की कि ये टॉपिक पर हमसे वो खास चर्चा करें। समीर सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आमतौर पे टर्म इंश्योरेंस एक बहुत ही बुरे दौर से गुजरता है, बड़े बुरे तरह से देखा जाता है, हीन भावना से देखा जाता है, क्योंकि इसके सामने वो इंश्योरेंस खड़ा है जो कि पैसा बना के देता है और ये इंश्योरेंस वो है जो पैसा तभी इस्तेमाल होता है जब कोई मिस हैपनिंग होती है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल ना ही हो किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो आप टर्म इंश्योरेंस को कैसा देखते हो? क्या आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है? सुमित जी, धन्यवाद आपके शो पे बुलाने के लिए। टर्म इंश्योरेंस, आज आप इंश्योरेंस वर्ड सुन के ही हमने देखा है लोग किनारा कर लेते हैं, बट फाइनेंशियल प्लानिंग या पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ को जुड़नी चाहिए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो पहले दो चीज आपको अवश्य करनी चाहिए, उसमें से एक है टर्म इंश्योरेंस और दूसरा है मेडिक्लेम। आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हो उतना कम प्रीमियम पर पे करना पड़ता है और जितना आप लेट चालू करते हो आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। बट ये जैसे आपने बताया कि लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। लोग इंश्योरेंस को अभी तक का उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जहां पे समझाने की बजाय इमोशनली ब्लैकमेल करके या इमोशनली उनको ट्रैप करके बेचा गया है। सो यहाँ पे हमारा सजेशन ऑलवेज ये रहता है कि आप जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करो, टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह ना देखते हुए हमें अपनी इनकम का रिप्लेसमेंट की तरह फैमिली की इनकम की तरह देखना चाहिए। जनरली देखा जाता है कि टर्म इंश्योरेंस जो फैमिली का ब्राइट अर्निंग मेंबर है उनको लेना चाहिए, और उनको कुछ होता है तो उनकी फैमिली को उनकी लाइफस्टाइल पे कोई इम्पैक्ट ना हो, उसके लिए टर्म इंश्योरेंस बाय किया जाता है। और वो उनको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर सकता बट फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करता है। सो टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है और हमने काफी बार देखा है कि लोग टर्म इंश्योरेंस को इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको पैसा वापस नहीं मिलता, एक बार पे किया गया। दो पहलू और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला, कि टर्म इंश्योरेंस की शुरुआत कहाँ होनी चाहिए? एक मेंबर जो अपनी जॉब शुरू करता है, मान लीजिए 25 साल, 26 साल, 30 साल की उम्र में, तो उसकी टर्म इंश्योरेंस लेने की पहली जो ज़रूरत है वो कहाँ होनी चाहिए? फिर टर्म इंश्योरेंस के केस में लोगों को ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस यानी कि टर्म इंश्योरेंस यानी कि LIC। तो अब प्राइवेट इंश्योरेंस के जो
प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं कंपेरेटिवली एलआईसी के, और क्योंकि वहाँ पे रेशियोज़ उनके बेटर होते हैं एलआईसी के, और क्रेडिबिलिटी है, नाम पुराना है, इसलिए भी। ये दूसरा हिस्सा है सवाल का। और तीसरा हिस्सा, अगर किसी को कॉर्पोरेट टर्म इंश्योरेंस मिला हुआ उसी कंपनी की नौकरी के ज़रिए, तो क्या उसके लिए भी टर्म इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, या ले अभी रुक जाए, उसके पास समय है फर्दर लेने का? तो सुमित जी, पहले मैं तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। जनरली देखा गया है कि कॉर्पोरेट टर्म इंश्योरेंस लेता है, बट काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि जब वो जॉब छोड़ते हैं तो जो नोटिस पीरियड होता है उसमें टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। टॉप ऑफ दैट, जब वो जो जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में जाते हैं, राइट, और वहां पे टर्म इंश्योरेंस मिलता है, तो वो टाइम गैप रहता है। और दूसरा, जब 58 के करीब आप काफी सारी जगह ऐसा भी होता है, टर्म इंश्योरेंस जो भी कॉर्पोरेट लेती है वो बहुत कम अमाउंट का होता है, 10 लाख 25 लाख, जैसे जैसी उनकी सैलरी वो हिसाब से लिया जाता है, जबकि एक्चुअल नीड बहुत ज्यादा होती है। अब नीड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे आपने बोला कि आपका जो पहला क्वेश्चन था, कौन सी एज पे लेना चाहिए, तो पहले हम ये बताएंगे कि किसके लिए बहुत जरूरी है। जिस पहला, जिसकी फाइनेंशियल इनकम पे डिपेंडेंट लोगों की डिपेंडेंसी ज्यादा है, जैसे 25 साल पे हो आप और जॉब की शुरुआत करते हो, तब आप पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। आपको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपकी फ्यूचर लायबिलिटी जो होने वाली है उसको कंसीडर करते हुए आज ही आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो जरूरी है कि आप कोई भी एज पे हो, जितना जल्दी हो सके, जैसे आप अर्न करना स्टार्ट करते हो, पहली चीज आपको बाय करनी चाहिए वो है टर्म इंश्योरेंस। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, जो है आपका टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, या आप उसके इम्पोर्टेंट क्या है। तो टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आपको जैसे मेरा फ्यूचर फ्यूचर लायबिलिटी क्या है, मेरी डिपेंडेंसी डिपेंडेंट लोग कितने हैं, मेरा आज की डेट में किसके लिए जरूरी है, जिसकी इनकम वर्सेस लायबिलिटी कम है, इनकम कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, उनके लिए मस्ट है। और जिनके पास इनकम ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, उनके लिए टर्म इंश्योरेंस की जरूरत कम रहती है। नहीं तो समीर सर, मेरा एक सवाल वो पेंडिंग रह गया कि आमतौर पे धारणा ये है कि इंश्योरेंस मतलब एलआईसी, तो क्या सिर्फ हाँ, एलआईसी वो से ही टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, या बाकी प्राइवेट प्लेयर भी यहाँ कहीं ना कहीं खड़े होते हैं? इस पूरी धारणा में बदलाव की जरूरत है। ये पूरी धारणा में बदलाव की 100% जरूरत है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जब हम टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी देखा जाए। आपको ये देखना चाहिए कि आज की डेट में काफी सारे प्राइवेट प्लेयर आ गए हैं जिनका प्रीमियम थोड़ा कम है एज कंपेयर टू एलआईसी, और उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा है। आप अगर ये दो चीज कंसीडर करते हुए लेना चाहते हो तो आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करके आप ले सकते हो। सिर्फ दो चीज देखनी है, उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है और क्रेडिटबिलिटी पास्ट में क्या रही। अच्छा, एक और इस पे छोटा सा मेरा डाउट है कि क्या यूलिप, जिसको ज़्यादा अब इम्पोर्टेंस मिलने लगी है बाज़ार की तेज़ी के चलते, वो ज़्यादा बेटर है, या आप टर्म इंश्योरेंस का हिस्सा अलग रखें और उस पैसे को जो बचता है आपके प्रीमियम में से, उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दें तो शायद ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना लें? ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? सुमित जी, जैसे आपने बताया यूनिट लिंक कोई अलग पर्पस, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जैसे टर्म इंश्योरेंस का काम है आपकी लाइफ को सेव गार्ड करना, जहाँ पे आप थोड़ा पैसा पे करके लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट काफी अच्छी मिल सकती है, सम एश्योर्ड बहुत अच्छा मिलता है, जबकि यूनिट लिंक में आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, आप यूनिट लिंक लो या म्यूचुअल फंड लो, यूनिट लिंक में आपको एक बेनिफिट ये रहता है, जैसे आपने इक्विटी से डेथ में जो मूवमेंट करना है, डेथ और इक्विटी का मूवमेंट वहां पे विदाउट चार्ज हो जाता है, आप इंटरनल मूवमेंट कर सकते हो, रीबैलेंसिंग बहुत इजी रहता है। म्यूचुअल फंड में आप रीबैलेंसिंग नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक बार विड्रॉ करके आपके अकाउंट में आएगा, फिर वहां से आप डेट में डालोगे, या डेट में डालोगे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है, जबकि इसमें एक क्लिक पे हो जाता है। सो हम सजेस्ट करते हैं, जब आप यूनिट लिंक बाय करते हो तो यूनिट लिंक में आपको एडिशनल इंश्योरेंस के साथ आपको म्यूचुअल फंड वाले बेनिफिट मिलते हैं, बट यहाँ पे जो इंश्योरेंस का होता है उसका पैसा कटता है, जबकि आपने ऑलरेडी टर्म इंश्योरेंस लिया है, तो हमारा ऑलवेज सजेशन रहता है म्यूचुअल फंड। तो आपके लिए कुछ कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश हमने की है, चाहे यूलिप से लेकर हो, इंश्योरेंस से लेकर हो, या प्राइवेट
और पीएसयू इंश्योरेंस से लेकर हो, आप उन सबको देखिए और एक अच्छा असेसमेंट आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों से भी जो हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं बीकानेर से बातचीत करने के लिए। राजकुमार जी नमस्कार, क्या सवाल आपका, पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राजकुमार जी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। शुक्रिया शुक्रिया राजकुमार जी, आप बहुत अच्छे नॉलेज देते हैं सबको। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपने मेरा कॉल अटेंड किया, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राजकुमार जी, आप हमें फॉलो करने के लिए, सुनने के लिए। 2 साल से लगातार सुन रहा हूँ और लगातार मैं देख रहा हूँ जी, और बहुत अच्छे आपकी जो जिस तरह से आप पेश करते हो, बहुत अच्छा पेश करते हो। मैं Thank you, ये thank you, मेरा राजकुमार जी। मेरे क्वेश्चन ये थे, एक तो म्यूचुअल फंड है सर मेरा 8-9, मेरे पास 8 म्यूचुअल फंड है। ओके, एक मेरे पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, वो उसमें भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एक LIC भी ले रखी है मैंने, जीवन आनंद की। और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मैं NPS में गवर्नमेंट का जो है टियर 1 उसमें 50,000 पर एनम में उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो Okay. इसको मैं क्या रिवाइज कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए? तो राजकुमार जी दो बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला, जो आपने LIC ले रखी है ये टर्म इंश्योरेंस है कि ये यूलिप है? सर जीवन आनंद, इसके बारे में ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं, बहुत मतलब मैंने 5-6 साल पहले ली थी सर, ओके, तो ज़्यादा मैंने इसके बारे में चलिए नॉलेज वो लिया मैं नहीं। बाकी पूछ लूँगा। और दूसरी चीज़ राजकुमार जी, आपने क्या गोल आधारित निवेश किया हुआ है, क्या आपने सोच रखा है, आपने आधार क्या रखा है? मेरा 2 करोड़ का है सर, 20 साल के अंदर 2 अगले करोड़ 20 साल में आप 2 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं और अपनी SIP को आप आगे चल के थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो 10-12% मेरी सैलरी इंक्रीज होती है हर ईयरली। चलिए, तो समीर सर 2-3 सवाल। पहला तो LIC जो इन्होंने जीवन आनंद ले रखी है, क्या वो सक्षम है? एक। दूसरा, फंड आपने देखे ही हैं इनके। तीसरा, 2 करोड़ का कॉर्पस क्या 10 सालों में ये अचीव कर पाएंगे अगर स्टेप अप करते हैं अपनी SIP को? तो कितना फीजिबल रहेगा ये? सुमित जी, पहला राजकुमार जी ने जो 2 करोड़ का लक्ष्य रखा है वो SIP, NPS और उनका GPS चल रहा है, उसमें से आराम से 2 करोड़ तक का AUM इकट्ठा कर लेंगे। 2 करोड़ 17 लाख के करीब का AUM इकट्ठा हो जाएगा ये 3 इंस्ट्रूमेंट से ही। अब दूसरा, जीवन आनंद जो उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया है वो ट्रेडिशनल प्लान है। तो ट्रेडिशनल प्लान में फिक्स रिटर्न मिलेगा, एंडोमेंट प्लान है। नॉर्मली उनको जब पॉलिसी लिया होगा तब बताया गया होगा मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा। अब उनके पोर्टफोलियो पे आते हैं, तो पोर्टफोलियो में हमारा सजेशन, हमने आपका पोर्टफोलियो केयरफुली एनालिसिस किया है राज जी। पहला सजेशन आपका ये है कि आपको SBI का लॉन्ग टर्म इक्विटी जो आपने SIP रखा है वो कंटिन्यू रखें। HDFC फ्लेक्सी कैप का SIP अमाउंट बढ़ा के 2500 करें। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी का SIP जो अब चल रहा है वो चालू रखे और उसमें अमाउंट 2000 रुपया करें। अब बात आती है जहां पे हम बदलाव का सजेशन देते हैं, वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को आप HDFC फ्लेक्सी कैप के साथ मर्ज करते हैं। और दूसरा सुझाव ये है हमारी तरफ से कि HDFC इंडेक्स जो आपने रखा है BSE सेंसेक्स और निफ्टी, तो BSE सेंसेक्स में जो 30 कंपनी है वो कहीं ना कहीं निफ्टी में कवर हो ही जा रही है। तो आपको 2 फंड की जरूरत नहीं है, आप क्लब करके एक फंड करते हैं जिसमें आप 3000 रुपए तक का SIP रखे। लास्ट आपका जो रिप्लेस करने का हमारा सजेशन है, आपने HDFC का स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप 2 फंड रखे हैं। मैंने हम लोगों ने यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस किया है, ज्यादातर आपका ग्रोथ स्टाइल पोर्टफोलियो है। तो हम एक फंड ऐसा सजेस्ट करेंगे जो आपको वैल्यू स्टाइल पे लाए, जो आपको ज्यादा रिटर्न जनरेट करने में मदद करे। तो HDFC स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप को आप बंद करके क्वांटकी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की SIP स्टार्ट करें। तो आपके लिए कई सारे अपडेट्स यहाँ पर आए हैं और उन अपडेट्स को आप फॉलो कर सकते हैं सर। और एक बार फिर से आपका हमें देखने के लिए, सराहने के लिए, हमारे प्रेरणा बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ प्रवीण कुमार हैं हरियाणा साहब से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार कुमार साहब, क्या सवाल है आपका? सर मैंने है ना सभी सेक्टर और थीमेटिक फंड के अंदर निवेश किया हुआ सर। ओके। इससे पहले मैं सर इक्विटी में डायरेक्ट निवेश करता था। ओके। पहले मैंने 3 से 4 साल लगातार किया सर। तो आपने उसमें बदलाव क्यों किया कुमार साहब? बदलाव इसलिए किया सर, मेरे पास है ना खुद के खर्चे के लिए अमाउंट नहीं रहता था। वो मार्केट को जब देखता था ऊपर नीचे होती थी तो पैसा लगाने का मन करता था, कभी निकालने का मन करता था सर। ओके।
तो अब मैंने है ना सर 18 महीने से लगातार 19 महीने हो गए सर वैसे तो एक्चुअल में, तो मैंने सभी सेक्टर का एक एक फंड ले लिया सर। तो अब मुझे मैं फंड नहीं देखता सर। अब मैंने एक बार भी अपना पोर्टफोलियो नहीं तो पहले देखा आप सर, बस डायरेक्ट शेयरों में पैसा डालते थे? हाँ डायरेक्ट शेयर में डालता था सर मैं पैसा। चलिए, तो अब आप उस- 19 मैं महीने सर- रफली 2 साल से डाल रहे हैं ऐसे? हाँ तकरीबन हाँ 2 साल से सर। ओके ओके। तो अब मेरा प्रश्न ये है सर, क्या मेरा मैं उसका बेनिफिट यहाँ पे ले पाऊँ और मैं 10 साल तक निवेशित रहूंगा सर, और ये अमाउंट सर मेरी फिक्स है सर, ओके इसमें कोई बदलाव नहीं होगा सर किसी ठीक है। प्रकार। तो आप क्या कॉर्पस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप खुद जानना चाहते हैं कितना पैसा बन जाएगा? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके ओके। तो अभी आपकी 42,000 की SIP चल रही है और अब तक आप 6 हाँ, लाख का 42,000 कॉर्पस पहुंच चुके हैं। हाँ 6,20,000 समथिंग है सर। ठीक है ठीक है। तो समीर सर, इनका सवाल है कि ये 42,000 की SIP कर रहे हैं, शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से बचने के लिए उन्होंने ये रणनीति अपनाई, जो कि बिल्कुल सही रणनीति है। लेकिन एक ही कैच है कि इन्होंने थीमेटिक फंड बहुत सारे उठा लिए हैं, तो सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है इनका। तो क्या ये तरीका सही है? दूसरा, अच्छी चीज़ क्या है, गोल्ड भी इन्होंने लिया इसमें, या ये तरीका सही है कि ये फ्लेक्सी फंड्स में जाएँ, मिड कैप स्मॉल कैप हाइब्रिड फंड्स में जाएँ? क्या सजेस्ट करोगे आप? सो मेरा प्रवीण जी को सजेशन हमारे एंड से ये रहेगा कि सेक्टोरियल फंड आप जब इन्वेस्ट करते हो सेक्टोरियल फंड में, आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब एग्जिट करना है। और आपके सारे सेक्टोरियल फंड हमने देखा, हमारे एंड से आपका पोर्टफोलियो का एनालिसिस हुआ, सारे के सारे सेक्टोरियल फंड है। सेक्टोरियल फंड इन अ वे बहुत रिस्की होते हैं। कभी वो सेक्टर के लिए कोई नेगेटिव न्यूज आता है या एडवर्स सिचुएशन बनती है, तो आपको इससे काफी वो पर्टिकुलर स्कीम में काफी इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरा, आपने बहुत सारे सेक्टोरियल फंड इन्वेस्ट किया है, यानी आपने डाइवर्सिफिकेशन का भी ओवर डाइवर्सिफिकेशन किया है। जब आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो उसका कहीं ना कहीं रिटर्न पे भी इम्पैक्ट आता है। तो हमारे एंड से आपका पहला सजेशन ये रहेगा, आप मैक्सिमम 6 से 7 फंड में इन्वेस्ट करें। दूसरा, सेक्टोरियल फंड की जगह हमारा ऑलवेज सजेशन ये रहता है कि आप सेक्टोरियल फंड के साथ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करिए। कहीं ना कहीं वो सारी कंपनीज जो आपने 17-18 स्कीम में डाली है, वो कहीं ना कहीं ये 4-5 सेगमेंट में कवर हो जाती है। तो सजेशन ये रहता है कि आप अपना वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, जिसमें लार्ज कैप का भी पोर्शन हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो। तो सजेशन ऐसा रहेगा आपके पोर्टफोलियो, हमारा सुझाव ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो में निपॉन ब्लू चिप फंड का SIP करें, फिर आप HDFC फ्लेक्सी कैप ऐड करें, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड में आप इन्वेस्ट करें, क्वांट का स्मॉल कैप आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़े, SBI कॉन्ट्रा का फंड आप जोड़े, और ICICI प्रूडेंशियल का इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। ये 6 फंड हमारे एंड से सजेशन है। आपने जो अपने पोर्टफोलियो में जो गोल्ड का रखा है, उसके अलावा ये 6 फंड हमारे सजेशन है। अगर आप ये 6 फंड में अपनी एग्जिस्टिंग SIP डाइवर्सिफाइड करते हो, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत बेहतरीन तरीके से वेल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। अब आपका एक सवाल था कि आपका फंड 10 साल में कितना इकट्ठा होगा। तो यहाँ पे अगर आपका पोर्टफोलियो 12% का कंजर्वेटिव एवरेज रिटर्न जनरेट करता है, तो करीबन 1 करोड़ 16 लाख के करीब आपका फंड इकट्ठा हो जाएगा 10 साल के अंदर। तो प्रवीण जी, आपको राय भी दी गई है और साथ साथ कुछ डाइवर्सिफिकेशन, कुछ बदलाव की भी ज़रूरत है, उनको भी आप ज़रूर करिएगा। आपका चुनाव वैसे सही है, लेकिन सारे फंड अलग अलग सेक्टर में जाने से बेहतर कुछ फंड्स को एटलीस्ट आप हाइब्रिड फंड्स के अंदर या फ्लेक्सी फंड्स के अंदर भी डाल दिए, तो थोड़ा एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आपको वैसे भी मिल जाएगा। अच्छी रणनीति वैसे आपने फॉलो की है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और दर्शक हैं उनसे बातचीत करेंगे, साथ ही समीर सर मौजूद हैं, उनसे आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं आज के जानकार से, समीर सर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं अलग अलग सवालों को लेकर भी, और साथ ही साथ एक अच्छा जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है टर्म इंश्योरेंस को लेकर भी। तो टर्म इंश्योरेंस को लेकर बहुत सारे थॉट प्रोसेस थे, उसके ऊपर हमने बातचीत की समीर सर से। समीर सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा टर्म इंश्योरेंस को लेकर ही। देखिए, आमतौर पे कहा जाता है कि जितना जल्दी निवेश हो उतना आपके लिए बेहतर होता है। आप जितनी छोटी उम्र में निवेश करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने टर्म इंश्योरेंस एक लंबे अंतराल तक नहीं लिया है, से 35 तक, से 40 तक, तो उनका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अब वो जब कभी लेने जाएंगे टर्म इंश्योरेंस, तो उनके लिए प्रीमियम
जब वो देखेंगे तो कहीं LIC का एक हाई प्रीमियम दिखाई पड़ेगा और सामने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी होंगी जिनका प्रीमियम बहुत कम दिखाई पड़ेगा। सो इस सिचुएशन में वो चुनाव कैसे करें और क्या करें? तो सुमित जी, आपका बहुत सही सवाल है। जब भी टर्म इंश्योरेंस सिलेक्ट करने जाते हो, तो प्रीमियम के अलावा आपको इंश्योरेंस कंपनी का क्रेडिटेबिलिटी भी देखना चाहिए, राइट? उसके काफी काफी जगह ऐसा देखा गया है कि हाँ, प्रीमियम कम है, लेकिन बहुत सारे राइडर्स जैसे ऐड नहीं करे होते हैं। जो आप मैन्युअली ऐड करने जाओगे तो प्रीमियम मोर और लेस इक्वल हो जाता है। जब आप टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हो तो काफी सारे टर्म इंश्योरेंस में क्रिटिकल इलनेस या पर्सनल एक्सीडेंट का कवर करके आपको क्लब करके कॉम्बो करके ही सीधा प्रीमियम डिस्प्ले होता है, और काफी जगह पे आप देखोगे वो अलग रखते हैं। तो आप जब सिलेक्ट करोगे तो आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। बट मोर और लेस आप जब भी टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो एक चीज ऑलवेज याद रखनी चाहिए, वो है उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो। और दूसरा, आप जब भी टर्म इंश्योरेंस लेते हो सारी चीजें सही से डिस्क्लोज करो, ताकि जब इन केस जरूरत ये मचोर्ड या इन बिटवीन कुछ होता है और पैसा फैमिली को ट्रांसफर करना होता है तो उनको दिक्कत ना हो। तो आम तौर पे खाली प्रीमियम देख के ही आपकी सस्ता मिल रहा है इसलिए आपने ले लिया, ऐसा मत सोचिएगा। और जितनी भी आपकी फिनेंशियल जानकारी है, एज से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि कभी जब क्लेम सेटलमेंट का समय आए तो जिसको क्लेम मिल रहा हो उसके लिए ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, निटी ग्रिटीज़ कहते हैं, जो बहुत ज़रूरी होती हैं क्लेम के फॉर्म भरते समय या मतलब इंश्योरेंस के फॉर्म भरते समय, तो उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ नवनीत सूटा जी मौजूद हैं पटियाला से बातचीत करने के लिए। नवनीत जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार नवनीत सर, मैं आपके शो का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपका मार्केट का पंचनामा भी बहुत देखता हूँ। थैंक यू नवनीत जी, थैंक यू। उम्मीद है कुछ अच्छा आपको मिला होगा उसमें से। जी जी सर, बहुत अच्छी एडवाइस मिलती है आपके शो से। चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए नवनीत जी, क्या सवाल है आज आपका? सर, मेरे पास कुछ 7 फंड में मैंने स्टार्ट किया है। बेसिकली मोस्टली NFOs हैं जो मैंने स्टार्ट किए हैं, और अभी से मैंने स्टार्ट किया है। एक मेरे पास मिराया सर ELS टैक्स सेवर फंड है, उसको 2 साल से मैं चला रहा हूँ, और अभी 3500 उसकी सिप जाती है। ठीक है। और एक ICICI प्रूडेंशियल है, उसमें 1000 जाती है पर मंथ। और एक अभी मैंने नया स्टार्ट किया UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, HDFC फार्मा हेल्थ केयर, क्योंकि मैंने सुना कि इस ईयर में फार्मा में बहुत बेनिफिट होगा, तो इसलिए ये स्टार्ट किया है। और एक ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड एंड बंधन रिटायरमेंट फंड, और एक क्वांटम स्मॉल कैप फंड। और जो टोटल अभी मेरा जाता है वो 7000 से 7500 के आसपास जाता है। ओके। और मैं इसमें हर साल 10% इंक्रीज करना चाहता हूँ। ये बेसिकली मैंने अलग अलग लिए। एक मेरा जो है रिटायरमेंट फंड, वो रिटायरमेंट के लिए मैंने चूज किया है। नवनीत जी, तो नवनीत जी एक बात बताइए, 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला तो आप, क्योंकि आपने बोला आप मार्केट का पंचनामा भी देखते हैं, तो आप मेरे ख्याल से इक्विटी निवेश भी करते होंगे डायरेक्टली, ये उसके अलावा आपका निवेश है, राइट? जी सर, उसके अलावा ये मेरा निवेश है। उसमें मेरा अप्रोक्सीमेट 1 लाख के आसपास मैंने उसमें निवेश कर रखा है। और दूसरा, उसमें मैंने जब से आपने बोला HDFC एक्युमुलेट करना है, तब से मैंने धीरे धीरे करके मेरे पास 22 शेयर हो गए। पहले मैंने 1 से स्टार्ट किया था सर। चलिए, और अब आज मेरा प्रॉफिट में भी आ गया वो। बहुत बढ़िया, आगे भगवान करे वो बढ़िया बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़ पूछूंगा नवनीत जी कि आपने जो ये निवेश कर रहे हैं इसमें आपने एक लाइन बोली कि फार्मा, क्योंकि ये साल फार्मा अच्छा करेगा। म्यूचुअल फंड आमतौर पे सर, या कोई भी निवेश आमतौर पे एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किया जाता। उसमें 1 साल अच्छा करे या 2 साल अच्छा करे या ना भी करे, वो शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि आप एक बहुत लंबी जर्नी को देख रहे हो, तो 1-2 साल शायद मैटर नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी इस पर ज़्यादा बेहतर राय जो है वो समीर सर दे पाएंगे। समीर सर, आपने इनका पोर्टफोलियो देखा, इन्होंने गोल भी अपने निर्धारित कर रखे हैं कि 20 साल के लिए बेटे की पढ़ाई है, रिटायरमेंट फंड भी ले रखा है, तो सोच तो इनकी बिल्कुल सही चल रही है। इक्विटी शेयरों में भी है, वहाँ पे भी लार्ज कैप लिए हुए हैं HDFC बैंक जैसे, तो अच्छी क्वालिटी के साथ हैं और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ चेंज की ज़रूरत आपको लग रही है या कुछ बढ़ाने की ज़रूरत लग रही है? हाँ सुमित जी, पहले तो मैं शुक्ला जी को बधाई देना चाहूंगा कि हम बहुत ही कम ऐसे निवेशकों को मिलते हैं जो अपना गोल सेट करते हैं और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो नवीन जी वो बहुत लिमिटेड कस्टमर इन्वेस्टर है जो क्लैरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं।
अब उनका पहला गोल था, उनको 25 लाख रुपया अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए 20 साल के बाद। तो नवीन जी, हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप जो भी एसआईपी कर रहे हो उसमें से सिर्फ 2000 का एसआईपी आपने गोल सेट किया है तो उसके साथ लिंक कर देना। एक 2000 रुपए का एसआईपी आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए गोल के साथ अटैच कर देना, ताकि इन बिटवीन आप उसको रिडीम ना करें और कंटिन्यूटी में इन्वेस्ट करें, जिससे आपका 25 लाख वाला जो गोल है वो अचीव हो जाए। दूसरा आपका गोल था रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए, आपको 5000 रुपए, सॉरी, रिटायरमेंट कॉर्पस आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए 30 साल के बाद। यहाँ पे हमारा सजेशन ये, हमने पूरा कैलकुलेशन के बाद आपको सिर्फ ऐसा एक 5000 रुपए की एसआईपी ये गोल के लिए लिंक कर देनी है। तो आप अगर इसको कंटिन्यूटी के साथ 30-35 साल तक कंटिन्यू रखोगे तो आपका जो 1 करोड़ का गोल है वो आराम से अचीव हो जाएगा। आपका तीसरा गोल था 50 लाख आपको चाहिए 10 से 15 साल के बीच में इमरजेंसी फंड के लिए आपको अलग करना है। यहाँ पे ये इसके लिए आपको एडिशनल एसआईपी करनी पड़ेगी। जो करंट आपकी एसआईपी 7000 की चल रही है उसको बढ़ा के अभी टोटल आपको एसआईपी 22000 की करनी पड़ेगी, और हर साल जैसे आपने बताया था 10% का आप स्टेप अप या इंक्रीज करोगे तो आराम से ये तीन गोल आप अचीव कर पाओगे। अब बात है आपके पोर्टफोलियो पे। तो नवीन जी, हमने आपका पोर्टफोलियो अच्छे से स्टडी किया है। जैसे सुमित जी ने बताया कि आपने फार्मा फंड शॉर्ट टर्म व्यू लेके किया है। जब भी आप सेक्टोरियल फंड लेते हो तो सेक्टोरियल फंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एग्जिट कब करना है। अगर आपके एनालिसिस के साथ आप रेडी हो तभी निवेश करें, अदरवाइज हमारा ऑलवेज सजेशन रहता है कि आप रिस्की फंड में इन्वेस्ट ना करते हुए थोड़े कम रिस्की इक्विटी साइड के वेल डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करें। आपके पोर्टफोलियो पे हमारा सुझाव ये है कि आप मिराई एसेट का जो ईएलएसएस कर रहे हो वो कंटिन्यू रखें। उसके अलावा आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 4500 का एसआईपी स्टार्ट करें। क्वांटम स्मॉल कैप फंड में आप 3000 का एसआईपी अमाउंट बढ़ाए। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप जो फंड है वहां पे आप 3000 का एसआईपी कर दें। एसबीआई कॉन्ट्रा में 4000 रुपए का एसआईपी करें, और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में 4000 रुपए का एसआईपी करें। आप जो फार्मा सेक्टर में सिर्फ फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी जगह ये आपका वेल बैलेंस पोर्टफोलियो कर देगा, और ऑलमोस्ट सारे स्कीम में फार्मा का थोड़ा एक्सपोजर होता ही है, तो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी के साथ रिटर्न जनरेट कर पाएगा। तो नवनीत जी, आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से अपनी राय, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। और एक बार फिर से आपको और सभी दर्शकों को इनफैक्ट बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, सराहने के लिए, और लगातार हमें अप्रिशिएट करते रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समीर सर, हमारे साथ बने रहने के लिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बातचीत करने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब भी देने के लिए। टॉप 4 फंड्स आप स्क्रीन पर देखेंगे ही समीर सर की तरफ से जो उन्होंने रिकमेंड किए हैं, और उसी के साथ ही अब योर मनी को यहीं समेटेंगे। नमस्कार।